ठीक है, लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया था, है ना। क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा क्या था कि द रेशियो ऑफ क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट इन मीडियम इज कांस्टेंट। अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं, उसके लिए मैंने केस पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर तुम एयर से जा रहे हो, पहला मीडियम एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, ठीक। अगर नहीं है, अगर मान लो कि दोनों मीडियम आपके अलग अलग है, कोई भी एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है, यानी इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, राइट, दैट विल बी आपका 1 नहीं हो सकता है ना, 1 से ज्यादा होगा। तो उसमें क्या होगा, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर μ1 की वैल्यू 1 है, तो मैंने ये आपको समझाया था कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, अगर एयर से किसी मीडियम में जाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर आपको दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। कितना अच्छा है, देखो अगर हमें इसका नहीं पता, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास का निकालना है, लेकिन मुझे आई और आर पता है, तो अब मुझे ये भी पता है कि एयर से आ रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली म्यू जी निकाल सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर करके। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और मैंने ये बताया था कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। और बाद में किसी और मीडियम के अंदर वो घट जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एयर से आपका ज्यादा डेंसिटी वाला मीडियम, अगर कुछ जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, उसके अंदर आपकी स्पीड घट जाएगी, स्पीड घटेगी। जब भी स्पीड घटेगी तो हमेशा आप नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे, और जब स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कल बताया भी था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको इनडायरेक्ट तरीके से मैंने पता है क्या पढ़ाया था, मैंने इनडायरेक्ट तरीके से आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ाया था। जो ये मैंने फॉर्मूला बनाया था, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले से किसी एक मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर जब भी, यानी किसी एयर के रिस्पेक्ट में, किसी एयर के रिस्पेक्ट में, यानी एक मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा होता है तो उस केस में जब भी हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब मैंने इस फॉर्मूले को ना कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड इनसाइड द मीडियम। तो अगर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस यानी कि एयर टू द गिवन मीडियम इन, जो आपका मीडियम के अंदर हमने वी मान लिया, तो हमने यहां ले लिया भैया ग्लास और एक कंपैरिजन के लिए लिख दिया, तो मैंने इसी फॉर्मूले कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा C अपॉन वी। ध्यान से देखना, जो ये फॉर्मूला है वो एकदम सेम टू सेम है जो तुम्हारा साइन आई अपॉन, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था पीछे। समझ में आ रहा है, तो ये एंगल नहीं पता है लेकिन स्पीड पता है मीडियम के अंदर, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, मीडियम, आपका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपॉन क्या है, ये एयर वाला, और ये क्या होता है 1 होता है ना, अभी मैंने समझाया था, ठीक है। ये मैंने बताया कि अलग अलग मीडियम में अगर स्पीड कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि ग्लास के अंदर जो आपकी स्पीड है वो कम होती है और वाटर के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर, और अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास उससे ज्यादा डेंसर होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखेंगे, हमें अच्छे से पता है व्हेन यू रिड्यूस द डिनोमिनेटर पूरी वैल्यू बढ़ती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी ना। तो स्पीड कम होगी तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, इनवर्स रिलेशन है। फिर मैंने यहां पे लिखा भी है कि व्हेन यू रिड्यूस द स्पीड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इंक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्स इन रिलेशन, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड है। यानी कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया तुम्हारा। आगे देखिए, अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो वर्ड्स याद रखने हैं। एब्सोल्यूट जब हम किसी एक मीडियम की ही बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट तब होगा जब हम किसी एक, सिर्फ एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेटिव तब होगा जब दोनों मीडियम जो है वो, उसमें से कोई भी एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है, ठीक है। एयर और वैक्यूम एक ही होता है, हम उसमें उसको फ्री स्पेस टर्म से बोलते हैं। तो जब हमारे पास, मान लो कि हम पहले वाटर में थे, वाटर से हम ग्लास के अंदर आ रहे हैं, तो मीडियम 1 भी एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, और मीडियम 2 भी आपका, तो इसमें क्या होगा, दोनों का अपना अपना कुछ वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपको स्नेल्स लॉ से आना चाहिए, मैं ये सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना आप खुद से एक बार ट्राई करें, आपको याद होना चाहिए कैसे करते थे अकॉर्डिंग टू, अगर आपको कुछ नहीं आता एग्जाम में भूल गए तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा बेटा बताइए, आप बता रही थी, सही बता रही थी, क्या बता रही थी, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका जो पहला मीडियम है उसमें इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है, दैट इज योर साइन ऑफ आई। देखो यहां नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, है ना, दिस इज योर साइन ऑफ आई, और यहां क्या बनेगा आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। एक तो ये हो गया, है ना, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन ना साइन आर अपॉन साइन आई होगा ना, तो हम इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन कर देते हैं, है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसको इधर भेज दिया तो ये इधर आ जाएगा ना, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक बेटा, ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, अब आगे देखना ध्यान से, अगर इन टर्म्स ऑफ स्पीड करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इफ यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा, अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता म्यू टू का, तो आप कैसे लिखते, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर लिखना होता तो सर उसमें आपने बताया था कि जो पहला वाला मीडियम है वो एयर बन जाएगा, यानी नीचे ही वन हो गया, तो यानी ये इक्वल टू क्या जाएगा सर, यहां पर भी आप ये चाहें तो लिख ले, लेकिन इससे बेटर फॉर्मूला मेरे पास है, वो फॉर्मूला मैंने पूछा क्या है आपके पास, तो आपने मुझे बताया सर अभी आपने सिखाया था कि पहला मीडियम तो एयर है, तो पहले जो मीडियम की जो, क्योंकि आपने सिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेशन में होता है ना, तो यानी कि क्लियर कट बात हो गई कि जो इसका स्पीड होगा दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, सी अपॉन वी वन, और इसी प्रकार से अगर हम म्यू वन की वैल्यू निकालना चाहें दैट विल बी सी अपॉन वी, ये वी वन कहां से लिखवा दिया तुम लोगों ने, दिस इज वी वन एंड दिस इज वी टू ना, ये वी टू हो गया और ये म्यू टू था ना, समझ में आया, तो मैंने म्यू वन म्यू टू की अलग अलग वैल्यू निकालना सिखाया तुम्हें, ठीक। अब इससे फायदा क्या होगा सर, अगर आप म्यू टू अपॉन म्यू वन करना चाहते हैं, इसका मतलब आप करना चाहते हैं सी अपॉन वी टू डिवाइड बाई सी अपॉन वी वन, सी से सी कट गया, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा सर, ये वी वन अपॉन वी टू आ गया सर ये, तो आपने अब आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि रटने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपने खुद अपना फॉर्मूला बना दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपने क्या नया फॉर्मूला बनाया, आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बना लिया, तुम समझ रहे हो फायदा क्या है, यानी कोई भी फॉर्मूला जो बनता है दैट इज एक्चुअली फेच फ्रॉम, कहां से लेके आते हैं उसको हम एब्सोल्यूट वाले से लेकर के उसकी वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। अब ये सिंबल्स की बात कर लेता हूं, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो लिखेंगे कैसे, जो मैंने बनाया वो क्या बनाया, मैं मीडियम टू का निकाल रहा हूं मीडियम वन से, समझ में आ रहा है, तो मैंने यही तो बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा, तो सर इसका नोटेशन क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, इसको कहेंगे वन म्यू टू, मैं ऐसे कहता हूं, यहां से मैं यहां आया, मैं वन से टू आया, मैं वन से टू आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, मैं वन से टू आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं किसकी वैल्यू के पीछे भागूंगा, मैं जहां हूं वो तो मुझे पता ही है, मैं जहां जा रहा हूं मैं उसकी वैल्यू के पीछे भाग रहा हूं ना, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू मैं जहां से आया, समझ में आया, तो ये वन म्यू टू का मतलब समझिए, अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा सर, टू से वन आया मैं, इसका मतलब आपने सिखाया, मतलब हम अब उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं जहां से आ रहा हूं उसका तो मुझे पता ही होगा, जहां मैं जा रहा हूं उसका मैं निकाल रहा हूं, मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो अरे यार चलो वो वीडियो में आ गया है ना,
ठीक है, वो गलती से हो गया। चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं आया। अब वापस से देखेंगे तो आसान लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले सीख लिया हम लोग ने म्यू टू अपॉन म्यू, ये क्या है सर, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। आपने म्यू टू की वैल्यू निकाली और लिख दी, म्यू वन की वैल्यू निकाली लिख दी, और सॉल्व करके हमारा ये फॉर्मुला बन गया कि नहीं बन गया। अब मुझे अगर किसी ने डायरेक्टली पूछ दिया 2 म्यू वन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकाल रहे हैं, पहले तो याद डट जाओ कि जो बाद में लिखा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई बताइए, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर रहता है, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर, और जिसके निकाल जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर म्यू वन ऊपर है तो यहाँ V2 लिख दो, है ना, इनवर्स है ना, इनवर्स रिलेशन है। अब ट्रिक बता रहा हूं रटने वालों के लिए कि जो लिखा है नंबर उसी का जस्ट अपोजिट नंबर लिख दो। समझ में आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, शुरू होने से पहले, है ना। और किसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हमको अभी भी साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां से आ रहे हो वहां पे आई होगा, और जहां को जा रहे हो वहां पे आर होगा। तो 2 से आ रहे थे तो वहां आई होगा, और जहां को जा रहे हो। तो हर केस में जब आप निकाल रहे हो तो आप ऊपर ही रखते हो, जिसको आंख बंद करके लिख सकते हैं साइन आई अपॉन, है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि आई तो हमेशा इनवर्स में रहेगा ना, तो वो तो मैंने सिखाया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। जब सब कंप्लीट हो जाए तब मुझे बताइए। जिसको ये अभी भी डाउट लग रहा है, मैं आखिरी बार एक एफर्ट करूंगा, तुम लोग के लिए लिख के दिखा दूंगा रिलेटिव में कैसा दिखता। ये दिखता है ऐसे, देखो हम म्यू2 से आ रहे हैं तो म्यू2 के साथ क्या है साइन आई, म्यू2 से आ रहे हैं ना, और म्यू1 में जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो अब म्यू2 इधर आएगा जब, तो ये इधर आएगा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा साइन आई अपॉन। तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला सब बता दिया। इन टर्म्स ऑफ स्पीड करना है, देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है रिलेटिव, ये जो मैंने बताया यही है तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कड़ी। न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ रिलेशंस पढ़ा देता हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। ये स्नेल्स लॉ के हिसाब से ये सब मैं बता चुका हूं, अभी जस्ट आपको 2 बार बताया मैंने। तो म्यू एम या फिर म्यू टू मीडियम का, अगर हम क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो पहला वाला ऑटोमेटिक एयर हो जाता है, म्यू वन इज एयर, देखो लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता है। कह रहे हैं अगर लाइट पास होती है डेंसर से रेयरर तो क्या होगा, म्यू वन हो जाएगा म्यू डी। अभी बता रहा था ना, अभी पीछे बता रहा था कि म्यू वन क्या हो जाएगा, हम जहां जा रहे हैं म्यू टू से हम आ रहे हैं, तो अगर हम कह रहे हैं डेंसर से यहां से आ रहे हैं और यहां को जा रहे हैं, तो मैंने कल ही बताया था, आज फिर बता देता हूं कि जब तुम डेंसर से आओगे तो यानी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, वही बात है, गली से आ रहे थे धीमे धीमे आ रहे थे और सडनली तुम्हें हाईवे में तुरंत तुम पंजा मारोगे कार के एक्सीलेटर पे और तुरंत स्पीड बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। तो यार एयर में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸, उससे कम, यानी कम स्पीड से ज्यादा करेंगे तो हम अवे जाएंगे करीब आएंगे, अवे जाएंगे ना। नाउ वी हैव ए ब्रॉडर स्पेस टू ट्रैवल, तो हम क्या हो यहां से अवे हो गया, समझ में आ रहा है। तो बेंड टूवर्ड्स एंड बेंड अवे वाला भी कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। अब यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो जो मैंने बेटा बताया ना सरल भाषा में, बस वही कह रहे हैं। कह रहे हैं म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू डी, और म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू आर। समझ में आ रहा है। तो आप जब करोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिससे आप गए हो। रट जाओ ये सारी छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो नया नहीं पढ़ने, बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है सर, डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है, रेयर का सबसे कम हो, सबसे कम वैल्यू 1 होती है, उससे बड़ी वैल्यू होगी, उससे कम वैल्यू। तो म्यू डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर एंड म्यू क्या हो जाएगा लेस देन 1, बिकॉज सर अभी आपने बताया कि म्यू आर छोटा है और म्यू डी बड़ा है, तो आप बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू को डिवाइड करोगे तो पूरी वैल्यू रेशियो की क्या हो जाएगी लेस देन 1। सो द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देखो, ये चीज एक और चीज सिखा दे रहा हूं यहां पर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इस वैल्यू से रिलेट कर रहा हूं कि बेंड टूवर्ड्स या बेंड अवे, ध्यान से देखना, मैं इस सिर्फ रेशियो की वैल्यू से डिसाइड कर रहा हूं कि हम बेंड अवे होंगे या बेंड, मतलब ये उनके लिए है जो सिर्फ रट रहे हैं घोट रहे हैं, जिनको सिर्फ रटना है। तो भाई रटना है तो आप ये समझ लीजिए कि जब रेशियो ऑफ दीज टू, है ना, आप इसका रेशियो जब निकालते हो इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, यानी आप किस में आ गए, रेयर में आ गए, बेंड अवे। इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, वो कैसे होगा, कॉमन सेंस लगाओ ना, ये म्यूडी को ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले जाओ, यानी कि हम किस में, हम ये वाले केस में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 से बड़ा होगा, 1.4 मान लो। अब 1.4 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1.4 आएगा ना, विच इज ग्रेटर देन 1। तो उस केस में क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये सब बेटा मेरे हिसाब से पढ़ने की, जब मैंने अभी बता दिया उसका पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को इस्तेमाल कैसे करना है, हमें बस खेलना आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज कैसे हम देखते हैं, रेशियो की वैल्यू। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, कंसेप्चुअली क्लियर हो,
तो क्या इतना समझ में नहीं आ गया कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड घट जाएगी, हम नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे, और डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, हम नॉर्मल से दूर चले जाएंगे। अगर इतना रट लिया तो हम लोग क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। ये क्या, व्हाट इज दिस, ये वो होता है जो आप कभी ना कभी आप बचपन में या कभी भी अभी भी नहाते होगे तो कभी देखो, अगर बकेट में पानी भरा हुआ है, टब में पानी भरा पड़ा है और उसमें साबुन गिर गया है ना, या फिर आपका मग्गा ही जो है, मग जो होता है वो डूब गया है, तो आप कभी हाथ डालते हो तो आपको जितना एक्सपेक्टेड होता है कि यहीं मग्गा होगा, आप वहां नहीं होता बल्कि और नीचे होता है। कई बार लोगों की शर्ट भी भीग जाती है इस चक्कर में, क्योंकि उनको लगता है पानी तो यहीं तक जाएगा, मैं इतना ही फोल्ड करता हूँ और झटके से हाथ डाल देते हैं और फिर हाथ जो है, तो एक्चुअली गलत गहराई दिखती है हम लोग को, जिसको डेप्थ कहते हैं ना, तो इसी कहते हैं एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। देखिए जो ऑब्जेक्ट जहां होगा उससे ऊपर हमें दिखेगा, ये होता है, हमेशा याद रखना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेंडिंग ऑफ द लाइट है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, बहुत ही आसान है। इसमें होगा क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, पानी के अंदर होगा ना, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ है, डेंसर मीडियम में नहीं हुआ, दैट इज इन द डेंसर मीडियम ना, पानी के अंदर। पानी में डेंसिटी ज्यादा है कि हवा में, बताओ, पानी में ना, तो पानी में ऑब्जेक्ट है, तुम ऑब्जेक्ट को देखो कैसे, अगर मैं इस रिमोट को देख पा रहा हूं, इस पेन को देख पा रहा हूं, तो यानी ये पेन से रे निकल रही है और मेरी आंखों में आ रही है, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहां से तुम्हें लगा रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, अरे भैया मैंने चश्मा पहन रखा है, ये ग्लास है, ठीक है, तो यहां से आ रही है, मीडियम ग्लास में जा रहा है, बेंडिंग हो रही है, उसके बाद मेरी आंखों में आ रहा होगा, राइट, लेकिन इसकी थिकनेस इतनी कम है कि उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कुछ कभी नोटिस करो, कोई अगर बहुत मोटा चश्मा पहनता हो तो उसके उससे अगर चश्मा झटके हटाओ तो लगता है दूर हो गया ऑब्जेक्ट। कभी ये चीज मैंने किया है, मतलब पता नहीं तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं है, ये सब करो कभी तो, क्योंकि उसकी थिकनेस मैटर करती है ना, बेंडिंग ऑफ द लाइट। अभी इतने करीब है मेरे ऑलरेडी कि इसमें शिफ्टिंग मुझे नहीं दिखेगी, लेकिन अगर कोई बहुत दूर होगा तो सडनली क्या होगा, उससे आपका यहाँ से जो भी बेंडिंग होगी, बेंड होने का मतलब समझो कि इमेज शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट होती है, यहां से इमेज आ रही है, कहां से, डेंसर से आ रही है रेयर में। तो इसके लिए ना मैं एक नई स्लाइड बनाना चाहता हूं, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा फिगर बना के, सारा फंडा एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। जस्ट सी दिस, हम इमेज कैसे बनती है, हमारी आंखों में इमेज बनने का क्या प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये हो गया तुम्हारा ग्लास, ठीक है, ये इस तरीके से, ये है मान लो वाटर का टैंक है, ठीक है, और ये पानी यहां तक भरा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां रखा था मैंने, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। नॉर्मल क्या होता है सर, यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी लाइन पे रहेगा ना, दिस इज माई नॉर्मल, तभी तो नॉर्मल शिफ्ट मिलेगा मुझे। अच्छा बताओ, यहां से रे गई, ऐसे गई और यहां पे इंसिडेंट हो गई। अब आपको पता है कि इसको जाना किधर चाहिए था, यहां पे भी एक नॉर्मल लाना पड़ेगा, है ना, यहां पे भी एक नॉर्मल चाहिए तभी तो एंगल मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये n1 हो गया, ये n हो गया, ठीक। अब मुझे बताइए आपके हिसाब से होना चाहिए था कि ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बताओ क्या ये डेंसर मीडियम है, क्या ये रेयर मीडियम है, यस और नो, हाँ, एयर और वाटर। तो अभी मैंने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, अभी भी अगर आप ना बता पाए, रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ जाती है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंड अवे होगा या टुवर्ड्स होगा, अवे होगा ना, सबका क्लियर, वेरी गुड, है ना। तो ये लाइन क्यों बनाई जाती है, फिर ये लाइन ही डिसाइड करेगी कि हम दूर जा रहे हैं करीब आ रहे हैं। तो हम इससे कहां चले गए बेटा, दूर चले गए, समझ में आ रहा है। और ये पूरा एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पूरा एंगल क्या हो गया सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इट क्लियर और नॉट, सिंपल है ना। अब मुझे बताओ, अगर तुम यहां से देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में यही रे आके पड़ेगी, है ना, इसके बेसिस पे ही तुम जज करोगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट है। तो जो रे मेरी आंख में पड़ेगी मैं उसी को बैक ट्रेस करके इमेज बनाता हूं कि नहीं बनाता, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया तुमने, तो भाई इसी को पीछे की तरफ करोगे। अब वो आकर के कहां टकरा रही है, बताइए भाई, कहां टकरा रही है, इमेज कहां बनी, ऑब्जेक्ट कहां है, समझ में कुछ आया। तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पर है ये, और ये कौन सी गहराई है, ये नकली गहराई है, इसलिए इसको कहते हैं एपरेंट, क्या कहते हैं इसको, एपरेंट डेप्थ कहते हैं, ठीक है। अरे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना लाइट करती है। तो एपरेंट डेप्थ क्या होता है, नकली गहराई। जैसे आपका पानी के अंदर मग, साबुन गिर गया है ना, तो आपको लगेगा टब में, अरे यही है साबुन, उठा लो। जब तुम हाथ डालते हो, क्यों, तुम्हें लगता है कि वहां पर वो साबुन है, लेकिन उसके जस्ट नीचे होता। अच्छा ऐसा भी नहीं होता है कि साबुन आपको दिख रहा ऊपर से और आपका साबुन कहीं इधर उधर है, इसीलिए कह रहा हूँ नॉर्मल शिफ्ट, इसीलिए वो परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे है, समझ में आ रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग है इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको इतना समझ में आ गया कि ये हो क्यों रहा है, उसका कॉज समझ में आ गया। इसका रीजन क्या है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आती है, और जब डेंसर से रेयर में लाइट आती है तो वो हमेशा
दूर जाती है नॉर्मल से, और जब दूर जाती है तो हम हमेशा जो लाइन हमारी आंखों में इंसिडेंट होती है हम उसके बेसिस पे उसको जज करते हैं। तो अगर मेरी एक्चुअल डेप्थ ये थी, दिस इज माई एक्चुअल डेप्थ, है ना, दिस इज माई एक्चुअल एंड दिस इज एपीपी, है ना, डी एपरेंट, दिस इज कॉल्ड एज डी एपीपी, मतलब एपरेंट, है ना, एपरेंट डेप्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। और डी एक्चुअल, डी ए सी टी इज एक्चुअल डेप्थ। समझ में आ रहा है? यही हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये फिगर, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये एक्स दिख रहा है, दिस इज द शिफ्ट, इतना ये शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट, हमें ऐसा लगेगा कितना ये शिफ्ट हो गया। मैंने बाकी सब तो बना दिया है ऑलरेडी, है ना, तो अब मैं ये बना देता हूं, है ना, दिस इज योर शिफ्ट, ठीक, ओके। अब ये फिगर बनाने से हमें क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब इससे आसानी हो गई, तो अब आप ये देखिए यहां पर, अब आपको क्या करना है, आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा ही था, है ना, सबने पढ़ लिया ये। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? कुछ नहीं होता सर, जिस मीडियम से हम आ रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ जितना एंगल हम बना रहे हैं सरफेस पर, तो लिखा है सही है कि नहीं, हम डेंसर से आ रहे हैं म्यू डी लिख दिया, इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ जितना एंगल से आपकी जो बाहर रिफ्रैक्ट हुई रे उसका कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। इक्वेशन वेरी सिंपल है। तो इफ रे ओ ए, अब हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ओ, यहां पर आपका बी है एंड दिस इज ए। देखो ओ ए का मतलब समझो, एक और चीज मैंने आई थिंक नहीं बताई है वो बता देता हूं, याद आ गया मुझे। अगर ये आप समझिए ये है तुम्हारा ए, ठीक है, एंड आपको पता है एक चीज, अभी सब कुछ मैंने पढ़ा दिया लेकिन एक चीज मुझसे मिस हो गई, आप लोगों की गलती नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम क्या करते हैं ना, किसी भी रे को इंसिडेंट कराते हैं कितने एंगल से, ये क्या है भाई, एंगल कितना बन रहा होगा इसका, आप मुझे बताओ, एंगल क्या हो गया इसका, जीरो नहीं हो गया, है ना। जब भी हम नॉर्मल वाली लाइन से इंसिडेंट कराएंगे इट विल पास अनडेविएटेड, क्या होगा, तो जब भी आपका नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, वेन एवर, यहां लिख लीजिए, वेन एवर द रे इज इंसिडेंट, द रे इज इंसिडेंट at normal to the surface, it will pass undeviated, बिना अपना रास्ता बदले वो सीधी रेखा में निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर रे एक ऑब्जेक्ट की रे इस पर आ रही होगी तो वो सीधे पास ऑन हो जाएगी, उससे अपना रास्ता नहीं बदलेगा, ठीक है। तो दैट इज योर ओ ए, ठीक है, एंड ओ बी आर क्लोज। मान लेते हैं ओ ए और ओ बी क्लोज है, क्लोज होने से क्या मतलब हुआ कि बहुत ही छोटा सा एंगल बना रहे हैं, दैट इज योर आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इनफ देन पी इज वेरी स्मॉल, तो कहेंगे ये जो दूरी है ए और बी की वो क्या होगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हम बस ये करना चाहते हैं ना कि पी की वैल्यू बहुत छोटी है तो आई की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, आई की वैल्यू छोटी होगी, साइन आई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आपका जो आपका टैन थीटा का एंगल है, एंगल की वैल्यू निकालना इज वेरी सिंपल, पाइथागोरस। तो हम पाइथागोरस लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इससे टैन थीटा का फॉर्मूला इज वेरी इजी, बिकॉज उससे क्या होता है, आप राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपका ओ ए बी, है ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये रहा इसका बेस, तो पी अपॉन डी एक्चुअल हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से ट्रायंगल आई ए बी, तो एक ट्रायंगल आपको ऑब्जेक्ट के साथ दिख रहा होगा और एक आई के साथ दिख रहा होगा, आई ए बी, ठीक। इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसका एंगल कैसे निकालेंगे, निकाल देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ टेल मी दिस, चलो जो पूछता हूं वो बताना, ठीक है। दिस इज योर आई, दिस वाज योर पी, है ना। हमने माना कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है लेट पी इज वेरी स्मॉल, है ना, इससे क्या पता चलता है, देन आई इज ऑल्सो स्मॉल, और इससे क्या हो गया, साइन ऑफ आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन ऑफ आई, सो दैट वी कैन इजिली यूज दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो अब इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज कर सकते हैं, तो टैन ऑफ आई इन ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन डी एक्चुअल, समझ में आया। तो इन ट्रायंगल आई ए बी, फिर वही टैन ऑफ आई कर ले, है ना, कर ले, कुछ भी कर ले, आई बनना भी तो चाहिए गधो टैन ऑफ आई कैसे हो जाएगा जब एंगल ही, आई तो यहां बन रहा है ना, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल ना, तो बहुत आसान है। आप बताओ N1 और N दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक रूल होता है,
अगर आप क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन को कट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आ रहा है? देखो नोटिस करना आप, ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है सेम साइड बन रहा है कि नहीं, ये आर था तो ये भी आर हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है? ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, ये तीसरी लाइन कट कर रही है, ये तीसरी लाइन ऐसे कट कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये आर हो गया, तो ये हो जाएगा tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ आर। मैं सिर्फ रफ कर रहा हूं, तो आर के सामने परपेंडिकुलर के पी अपॉन डी एफरेंट। इज इट ओके? अभी यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आ गया तेरा, आगे इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर लो, 1 ये रहा 2 ये रहा, ठीक है? तो अब हम साइन आई और साइन आर को किससे रिप्लेस करेंगे? साइन आई को रिप्लेस करेंगे tan ऑफ आई से, और साइन आर को रिप्लेस करेंगे किससे? tan ऑफ आर से। अब इनकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, तो म्यू डी इज इंटू पी अपॉन डी एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू पी अपॉन, पी से पी कट गया बेटा, तो क्या आ जाएगा? म्यू डी अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट। मजेदार बात क्या है, सिर्फ मुझे डी एपरेंट चाहिए था, तो इस रेशियो का इस्तेमाल करके जो ये फॉर्मूला बना, इससे मैं निकाल, अगर मुझे पता है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं आसानी से, एक्चुअल तो पता ही रहेगा, तो क्या डी एपरेंट नहीं निकाला जा सकता? तो डी एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू डी टाइम्स ऑफ डी एपरेंट, अगर म्यू आर आपका 1 है। अगर म्यू आर क्या हो जाए 1, मान लो पहला मीडियम क्या हो जाए एयर, म्यू आर वैसे भी इस केस में क्या लिया है एयर, तो म्यू आर हो गया 1, तो डी एपरेंट इधर आएगा, है ना, और म्यू डी इधर जाएगा, तो डी एक्चुअल अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर डी एक्चुअल रखेंगे तो ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू डी टाइम्स ऑफ, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप एक्चुअल नहीं पता, एपरेंट पता है, तो उससे निकाल लीजिए एपरेंट, ये मेन फॉर्मूला ये है आपका, है ना? तो आपको इन चारों में से जो भी एक सिंगल कोई अननोन होगा, 4 वेरिएबल हुए ना, 1 2 3 4, ठीक, इसमें से कोई एक अननोन होगा, आप वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर एपरेंट नहीं पता तो म्यू आर अगर 1 है तो आपको पता ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, डी एक्चुअल अपॉन म्यू डी कर दोगे तो मैं आंसर मिल जाएगा। डी एक्चुअल नहीं पता, म्यू डी इंटू डी एपरेंट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारा एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट पे आएंगे, अभी तो एपरेंट डेप्थ की बात हो रही थी, डी एपरेंट निकालिए, अब एक्स क्यूअल निकालेंगे। तो एक्स निकालना कितना कठिन काम है, अगर मुझे डी एपरेंट पता है, डी एक्चुअल पता है, तो एक्स इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट, तो बेसिक है। तो ये हो गया तेरा नॉर्मल शिफ्ट, ये क्या हो जाएगा? डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट, ठीक है? अभी मैंने डी एपरेंट का फॉर्मूला बनाया है, डी एक्चुअल अपॉन म्यू डी या फिर म्यू मीडियम का, ठीक है? अब इसमें से डी एक्चुअल कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यूएम आ गया। अगर डी एक्चुअल डी है और म्यूएम इज इक्वल टू म्यू है, तो द फाइनल फॉर्मूला इज डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ये हो गया केस। तो क्वेश्चंस करने होंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपके पास इतनी वैरायटी ऑफ कंटेंट है कि आप कंटेंट ही कंटेंट है, आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये है बेटा, ये याद रखना, ये सिंबल के चक्कर मत पड़ना। मैंने यहाँ म्यूएम को म्यू के से लिखा है, आप म्यू एम लिख सकते हो, म्यू डी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? ये है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रेयर से डेंसर में जा रहा है तो क्या होगा, है ना? ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये जो फिगर को देख के बिल्कुल मत करना, ये फिगर क्या है आपका, जो उसी का है फिगर, जिसमें डेंसर को आप देख रहे हो, खजाना ढूंढने निकले हैं मालिक, देख रहे हो, कप्तान साहब खजाना ढूंढ रहे हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है जो पढ़ा के आया हूं, जस्ट उसी के लिए एग्जाम्पल ये बना के रखा है, इसमें मत फंसना। ये दोनों एग्जाम्पल आपके अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसी का है, ठीक? जब भी कोई आप जो मछुआरा होता है या कोई जाता है अनाड़ी, है ना, मछली पकड़ने, तो मछली पकड़, जहां उसको मछली दिखती है वहां भाला फेंकता है, उसको कभी मछली मिलती नहीं है, लेकिन जो शिकारी होता है उसको पता रहता है जो दिख रहा है उससे थोड़ा सा और अंदर की तरफ आप, क्योंकि ये क्या आपका भाला का एंगल में ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा, एंगल को छोटा करेगा, बिकॉज उसको पता है कि ये बेंड अवे हो रही है, अंदाज हो जाता है ना बार बार करते करते, तो वो क्या करेगा, भाले को थोड़ा सा अंदर की तरफ करके मारेगा, ताकि मछली तो इधर है, दिख इधर रही है, ठीक है? तो इस तरीके से उसका भाला जाके लग जाता है और अनाड़ी का नहीं लगता कभी भी, पूरे दिन वो थक हार के आता है, कुछ नहीं मिलता। तो ये होता है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ देखो, खजाना देखने गए भैया, ये अनाड़ी वाले हैं तो इनको खजाना कभी मिलेगा ही नहीं, और ये बार बार सोचते रहेंगे खजाना मिल क्यों नहीं रहा है, और ये देखेंगे तो ये हो गया। अभी ये व्हाट इज दिस केस, ये वो वाला केस है जब आपका समझ में आया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इसमें क्या है, रेयर से डेंसर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, आप देखिए ऑब्जेक्ट ये चिड़िया आपकी चील होती है, कभी देखा ना वो डिस्कवरी पे आता है,
चील उड़ते हुए आती है बहुत देर तक, फिर मछली उठा के लेके चली जाती है। तो मछली कैसे गच्चा खाती है ना, कैसे उसको लगता है अरे बहुत ऊपर है अभी, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। मछली को लगता है कि जो ये बर्ड दिख रही है उसको दिखता है ना, ऐसे तो अंधी थोड़ा ना होती है, उसको दिखता है, उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत हाइट पे, उसको गलत हाइट दिखती है, एपरेंट हाइट ज्यादा होती है। देखो अभी आपको मैं बताया साबुन का एग्जांपल देखा, आपको लगे साबुन ऊपर है कम गहराई में है, निकाल लो, लेकिन जो एक्चुअली ज्यादा गहराई पे होता है। इसी प्रकार से जब रेयर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उसकी इमेज आप डेंसर मीडियम बना रहे हो, तो आपको लगेगा कि वो ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन वो कम ऊंचाई पर होता है। उसका जस्ट उल्टा, उसका रीजन ये समझ लो कि बेंड टूवर्ड्स एंड बेंड अवे वाली बात है। जब बेंड अवे हो रहा था तो उसकी डेप्थ घट रही थी, लेकिन जब ये देखो इधर से चिड़िया यहां पर है, यहां से इंसिडेंट हुआ, रेयर मीडियम में है, उसके बाद टकरा करके बेंड नॉर्मल की तरफ चला गया। अब ये वाली लाइन को पीछे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे कि चिड़िया की हाइट क्या लगी आपको, ज्यादा, तो एपरेंट हाइट विल बी हायर, नॉर्मल शिफ्ट भी आपका अब एपरेंट माइनस, फॉर्मूला बदल जाएगा। पिछली बार आपने क्या सीखा था कि जो एक्चुअल डेप्थ थी माइनस एपरेंट, क्योंकि एक्चुअल वाली ज्यादा थी, लेकिन इस बार क्या है, एपरेंट वाली हाइट ज्यादा है, तो एपरेंट हाइट माइनस एक्चुअल हाइट, तब तुम्हें नॉर्मल शिफ्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो सेम केस है, बस हमने पलट दिया बाजी। तो इसमें क्या है, इसमें आपका चेंज आएगा, तो एपरेंट माइनस एक्चुअल। तो इसमें अगर हम करेंगे फॉर्मूला, आपको पता है कि आप डेंसर मीडियम में हैं, ठीक है, द इमेज इज फाउंड इन द डेंसर मीडियम। अगर हम पूरा का पूरा केस दोबारा से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा समझ में, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट इजीली राइट द स्नेल्स लॉ, है ना। फिर से हम कहेंगे ये वाली दूरी जो है आपकी छोटी है ना, हम कह देंगे साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई। अब मुझे बताओ आई कहां बनेगा, रेयर बनेगा ना इस बार, तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, म्यू आर, म्यू मैं लिख के मिटा दूंगा, ठीक है, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन ऑफ, ठीक है, क्लियर है। आर कहां बन रहा होगा, अंदर की तरफ बन रहा होगा, ठीक है। साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, tan आई। जरा ट्रायंगल बनाओ बेटा, tan आई का ट्रायंगल बनाओ, तो आई के सामने ये ए बी हो जाएगा, ए बी को फिर से क्या ले लेते हैं, पी, है ना, पी अपॉन व्हाट बताओ, ये परपेंडिकुलर ये बेस है ना, ये हो जाएगा डी एक्चुअल, है ना। तो म्यू आर ये हो गया इज इक्वल टू म्यू डी, फिर से पी अपॉन व्हाट, डी एपरेंट, अभी तो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। पी से पी कट गया और म्यू आर क्या है, वन, म्यू आर क्या है, वन, तो क्या हो जाएगा, डी एपरेंट इज इक्वल टू म्यू डी टाइम्स ऑफ डी एक्चुअल। इज इट ओके और नॉट, समझ में आ रहा है? तो आप ये करेंगे, देखिए अब इसमें अगर आप करेंगे तो वन अपॉन ये, अगर आप रेशियो करेंगे, अगर आप रेशियो में करना चाहते हैं, डी एक्चुअल को इधर भेज दो, म्यू डी इधर भेज दो, सेम बन गया। देखो डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन, वो लिखा हुआ देख लो ना, ये डी एक्चुअल इधर भेज दो और म्यू डी को नीचे भेज दो, तो सेम बन गया। म्यू आर अगर वन है तो वन अपॉन म्यू नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू डी एपरेंट माइनस डी एक्चुअल करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा लैटरल शिफ्ट, जो है एक नया टॉपिक है, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा दिया था। लैटरल शिफ्ट क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी लेन है ना, हमने आपको कल एग्जांपल दिया था, हाईवे वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें आई टोल्ड यू कि हाँ सॉरी, अब क्या है, ध्यान सुना, ये नया टॉपिक है। इसमें क्या होगा, आप जब भी जिस मीडियम से आते हैं, ठीक है, लैटरल शिफ्ट समझो, जिस मीडियम से आते हैं, देखो पूरी चैप्टर आपको फील तो हो रहा होगा कि इट इज वेरी इजी चैप्टर, बस हम लोग कहानी की तरह लेंदी बहुत ज्यादा है, तो अपना हिम्मत बना के रखना कि जो है आप सब ध्यान देना। इसमें कंसेप्ट क्या है, हर टॉपिक में कहानी कुछ ना कुछ बता रहा हूं। जिस मीडियम से आ रहे हैं उसी मीडियम में वापस से चले जाएं, तभी लैटरल शिफ्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो याद रखना कि जिस मीडियम से आ रहे हैं, वो मीडियम कौन सा है, अभी हमारे केस में एयर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर, आर है कि नहीं है, तो रेयर में आ रहे हैं, डेंसर में क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर है ना। तो अब आपको अच्छे से पता है कि इधर से जा रहे थे और ये, तो बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, अरे ये सीधे बन जाता तो आई एंगल बन जाता,
तो आई में से कितना, यहाँ आर बन रहा है तो आई माइनस आर ही तो बचेगा, और यही हो जाएगा एंगल डेविएशन। डेविएशन जानते हो ना, अपने रास्ते से भटक जाना ना। ठीक है, वेरी गुड। अब ये आएगा यहां पर हिट करेगा तो नॉर्मल में कितना एंगल बनेगा, जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल यहां बनेगा। ठीक, और जब ये निकलेगा तो ये किस मीडियम में, जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम वापस जा रहे हैं, तो जितना बेंड हुआ था उतना ही बेंड वापस से रिवर्स हो जाएगा। अरे पहले ये इधर की तरफ बेंड क्यों हुआ था, स्पीड घटी थी, जितनी घटी थी उतनी ही तो बढ़ जाएगी यहां पर, क्योंकि वापस से एयर में जा रहे हैं। अगर एयर में ना होकर के मान लो वाटर में जाते और ये ग्लास होता, तो भाई ग्लास में आपकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें सबसे कम स्पीड थी, उसके बाद वाटर में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन एयर के बराबर भी नहीं हो पाएगी, तो उसमें भी आपका बेंड अवे होता, लेकिन इतना नहीं हो पाता, कभी थोड़ा कम होता। समझ में आ रहा है? तो अभी हम वापस सेम मीडियम में जा रहे हैं ना, तो आपको सबसे आसान तरीका बताऊं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जो लाइन आपने ये बनाई है ना, इसी के पैरेलल में बना देना। क्यों? क्योंकि जितना बेंडिंग है वो बराबर उतना ही रिवर्स हो गया। इससे क्या आपको समझ में आएगा कि जो निकली, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है उसको एंगल ई बोलते हैं, और एंगल ई हमेशा एंगल आई के बराबर होता है, क्योंकि जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ उतनी एंगल से ये इमर्ज करेगा। याद रखना, बिकॉज ऑफ द सेम मीडियम। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, मीडियम सेम है तो सेम एंगल बनेगा। अब ये रटवा रहा हूं मैं कि सेम मीडियम में सेम एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई यहां से देखो सेम मीडियम था, इधर का जो आर है इसको हम बेसिक से भी पढ़ सकते हैं भैया, दो पैरेलल लाइन है, उसको तीसरी लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ध्यान से देखना, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये तीसरी लाइन है, जितना एंगल इधर बन रहा है उतना ही इधर भी बनेगा। तो ये सब नहीं आता है तो आप याद रखना कि मीडियम सेम रहेगा तो एंगल सेम बनेगा। अब तुमने एक चीज नोटिस करी कि हम जा इधर से रहे थे, अभी भी हम जा उधर ही रहे, लेकिन अब हमारी जो दो लाइन है उनके बीच में एक गैप आ गया। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन कुछ दूरी आ गई, तो इसी कहते हैं शिफ्ट। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन जब सेम होती है और उसके बीच दो ओरिजिनल लाइन है और बाद वाली लाइन दोनों पैरेलल हो जाएं तो उसे कहते हैं लैटरल शिफ्टिंग। इनके बीच की दूरी को ही कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो इसी को निकालना है। दिस इज योर व्हाट, ये डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कैसे किया इसको सॉल्व? हमने कहा जब दोबारा ये इंसिडेंट होगी ये वाली रे बेंड होने के बाद, तो वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। किससे? किस पर? जो प्रोपगेशन वाली थी, है ना, ये डी हो गया। तो ये एंगल आई माइनस आर हो गया। इसके सामने क्या हो गया भैया? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन आई माइनस आर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा भैया? बीसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन व्हाट? ओबी। ओबी ये है बेटा, है ना। आगे देखिएगा, डी इज इक्वल टू ओबी। डी अगर निकालना है, व्हाट इज दिस? इज द डी ना, लैटरल शिफ्ट, इज इक्वल टू ओबी इंटू साइन आई माइनस आर। क्लियर हो गया? अब ट्रायंगल अगर ओबीडी ले लें, कौन सा? ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ओबी भी तो चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ओबी में हम कॉस आर लगा रहे हैं। कॉस आर में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है? ओडी। इसकी सबको पता होगा कि ग्लास की चौड़ाई कितनी है ना। तो ओडी अपॉन ओबी, दैट इज टी अपॉन थिकनेस ऑफ द ग्लास अपॉन ओबी। ठीक है, तो ओबी इज इक्वल टू क्या आ गया? टी अपॉन कॉस आर। उठा करके इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो डी का फॉर्मूला क्या आ गया? टी इंटू जो कि नोन है, साइन आई माइनस आर नोन है, अपॉन कॉस आर वो भी नोन है। सारे नोन है कि नहीं है? तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। यानी कि कितनी लैटरल शिफ्ट हुई इसका फॉर्मूला क्या हो गया? डी इज इक्वल टू टी विच इज थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम, है ना, इनटू साइन आई माइनस आर, जितना आपका डिफरेंस आया है ना, वो आई और आर के बीच का डिफरेंस, अपॉन कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल शिफ्ट। ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब या नॉर्मल शिफ्ट समझो। अब ध्यान से देखना इसमें, अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा वही वाला केस चल रहा है, लेकिन अब इसमें शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो हम कभी कभी नोटिस कर रहे होंगे कि ग्लास स्लैब, कभी लैब में गए होंगे तो उसमें देखा होगा कि ग्लास स्लैब के अंदर से कोई चीज देखो तो वो टूटी या टेढ़ी, पेंसिल रख दो तो वो बेंड होके आती है। ऐसा क्यों होता है? मैं दिखाता हूँ। जितनी रे यहां से पास हो गया, आपकी आंखें कहाँ है? मैटर यही करता है, आपकी आंखें कहाँ, आप कहाँ से देख रहे हो? आप यहां से देख रहे हो, है ना, दिस इज योर, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहां से देख रहे हो? नहीं बच्चे, इमेज जहां बन रही वहां से नहीं देखेंगे, हम हमेशा अपोजिट साइड से देखेंगे। अभी पिछला भी बताया था मैंने कि अभी मैंने तुम्हें एक केस पढ़ाया लेकिन तुम लोग तुरंत कैच नहीं करते हो। अभी तुमने नोटिस नहीं किया इमेज कहां बन रही थी? यहाँ। हमारे आंखों में जो ओरिजिनल रे आनी चाहिए ना, डॉटेड लाइन थोड़ा ना होती है ओरिजिनल रे, वो तो हम एक्सटेंड करते हैं उसको पीछे की तरफ, क्योंकि इंटरसेक्शन से इमेज बनता है। तो यहाँ पर इमेज क्यों बन रहा है? बिकॉज जब आपकी आंखों में रे पड़ रही है तो आप उसी को तो बैक ट्रेस करोगे। ठीक है,
तो ध्यान से देखो कि इस केस में क्या होगा, वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, आप इधर खड़े हो, आप कहां खड़े हो, यहां खड़े हो, है ना, ये बाप रे, ये तो कुपोषित हो गया बेचारा, आप यहां खड़े हो। एक्चुअली जब थोड़ा सा आप रश में रहते हो ना तो ये होता रहता है, इसकी टांगे थोड़ी गड़बड़ है, समझो, है ना, थोड़ी टांगे ऐसे, कोई बात नहीं, आप इधर खड़े हो, है ना, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बनेगी तो उसके लिए यहां से रे तुम्हारी आंखों तक पहुंचना चाहिए, है ना। मैंने समझाया था इमेज तभी बनेगी जब लाइट की रे हमारी आंख में आएगी और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आनी चाहिए। यहां से इंसिडेंट हुई तो अभी हमने सिखाया आपको लैटरल शिफ्ट तो आएगा ही आएगा, दिस इज योर लैटरल शिफ्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, हमें लैटरल शिफ्ट नहीं निकालना है इस बार हमें इमेज निकालनी है। तो जो फाइनल इमेज मेरी आंखों में पड़ेगी मैं उसी को तो बैक ट्रेस करूंगा, जब बैक ट्रेस करूंगा तो क्या होता है, सीधी लाइन खींच दो, जहां टकराएगी वहीं पर आपका इमेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी होती है इसी कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इंटू, अगर हमारा मीडियम नंबर 1 क्या है, एयर, हम हमेशा याद रखना हम एयर लेके चलते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां पर टी इंटू 1-1/, समझ में आ रहा है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यही सेम कंसेप्ट है, डेंसर मीडियम में जैसे डालेंगे, पानी के अंदर डाल दिया तो बेंड, हमें पेंसिल टूटी हुई क्यों दिखती है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। सिर्फ यहां से आपको क्या है, एक्चुअली इसका एपरेंट डेप्थ दिखेगा ना, अरे भाई जब पानी के अंदर चला गया तो यहां से आएगी रे तो वो बेंड अवे हो जाएगी, अब इस पेंसिल के टिप से यहां से निकली लेकिन बेंड होकर के इधर चली गई, अब इसको बैक ट्रेस करें तो ये टिप कहां दिख रहा है हमको, थोड़ा ऊपर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हर पॉइंट से एक एक रे निकल रही होगी, हर पॉइंट की रे आपकी आंखों में हमेशा बेंड अवे होके दिख रही है, तो आपको हमेशा उठा हुआ दिखेगा। तो ये वाला ऐसा जो पानी के अंदर वो लगेगा कि वो ऊपर आ गया तो वो टेढ़ी नहीं दिखेगी, ये पेंसिल सीधे दिखेगी और यहां से टेढ़ी दिखेगी, समझ में आ रहा है। तो सेम वही केस स्टडी है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, इसमें भी ये भी समझ लीजिए कि ट्विंकलिंग एक्चुअल में कभी करता नहीं है, स्टार कभी ट्विंकल करता ही नहीं है, ये सिर्फ हम लोग का ये जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है वो उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। लाइट ट्रैवल कर रही है तो पहले वैक्यूम में है, वैक्यूम के बाद वो क्या आती है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है, हमारे अलग अलग लेवल्स है ना, उसमें क्या है अलग अलग आपकी, कहीं हॉट एयर है कहीं कोल्ड है ना, तो इससे क्या होगा, सबकी डेंसिटी बदलती रहती है, जब डेंसिटी बदलेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन का पूरा पूरा कहानी शुरू उसी से होता है कि जब डेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो बेंडिंग होती जाएगी नॉर्मल की तरफ, जिससे कि वो जो एक्चुअली जहां से आ रही होगी, जैसे इधर से आ रही है बेंड होकर के मेरी आंखों में पड़ रही है तो हमें एपरेंट स्टार की पोजीशन कहीं और दिख रही है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा कि ट्विंकलिंग क्या है, ट्विंकलिंग ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई कई पार्टिकल्स होते हैं, है ना, क्लाउड्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस लाइट रे का जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की कोशिश कर रही थी उसके सामने आकर के उसको ऑब्स्टेकल की तरह काम करते हैं, जब ऑब्स्टेकल आ जाएगा, लाइट के आगे कुछ आ जाएगा तो वहां से रोशनी आ पाएगी आंखों में, नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, इसी सब फेनोमेनन के जब ऑब्स्टेकल आता है फिर हट जाता है, बिकॉज विंड्स ब्लो करती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है, समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली कभी वो ट्विंकल नहीं करता, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना चाहिए, पहले ही बता चुका हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 1/√, टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सब बता चुका हूं बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी, ये सब बता चुका हूं, ठीक है। मीडियम के अंदर यही CVM बन जाएगा तो ये म्यू नॉट म्यू बन जाएगा और एप्सिलॉन नॉट, ये सब बता चुका हूं, अभी रिसेंटली पढ़ाया था चैप्टर मैंने। इनका अगर हम क्या कर दें, अगर हम मीडियम का निकाल रहे हैं तो C/VM अगर वैल्यू पुट कर दें तो फिर उसके यही ये फॉर्मूले C और VM की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस अगर पुट कर दें तो क्या होगा, तो ये आपको पता है कि जो म्यू है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू, और आपको पता है कि रूट ऑफ A इंटू बी कैन बी रिटन एज रूट A इंटू रूट बी, तो हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रूट में कर लिया और उसको एक साथ, इससे क्या हुआ, वो कट गया, और हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आता है, न्यूमरेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर, द फाइनल फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट्रिक मीडियम का परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको, ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि इतना बेसिक है, इतना तो आइडिया होना चाहिए कि वी कैन इजिली कन्वर्ट, ठीक है। अब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए कि आपको कितना समझ में आया।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। एक टैंक है, उसको फिल कर दिया पानी से एक हाइट तक, क्या है हाइट 12.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल लाइंग एट द बॉटम। तो पहले टैंक बनाओगे, है ना, पहले क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप होगा टैंक बना लेते हैं, है ना। टैंक में बॉटम पे आपकी निडल है, बॉटम पर आपकी है कोई निडल है, ठीक है? पानी का लेवल आप देख लीजिए, और हाइट आपकी कितनी दी गई है पानी की, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ कितना आ गया, 9.4। What is the refractive index of water if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, then what will be the apparent depth? तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है कि you have to calculate the refractive index of water, ठीक है। you have the apparent depth, ये एक्चुअल है, और apparent कितनी है 9.4 सेंटीमीटर। The first medium is what, air, ठीक है। क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, अगर थोड़ा सा पुश करोगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी तो पढ़ाया हूं आपको, डेंसर मीडियम में रखा है। तो फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट। अभी तो पढ़ा के जस्ट आ रहा हूं, और आपको दोनों पता है, ये 12.5 हो गया, और सेंटीमीटर में तो ये तो पहली बात तो कैसी क्वांटिटी है, रेशियो क्वांटिटी, इसमें यूनिट होती है, नहीं होती। 9 पॉइंट, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आना चाहिए 1.33। देखो सेम डेसिमल प्लेसेस है तो इसको आप 125/94 भी कर सकते हो, इट विल बी 1.33। पहला आंसर तो ऐसे ही आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर ए इज सॉल्व्ड। बी करते हैं, बी में क्या निकालना है। अब हमने रिफ्रैक्ट, हमें म्यू पता है ना, म्यू ऑफ न्यू मीडियम इज 1.63, है ना। व्हाट दे आर आस्किंग नाउ डी एपरेंट। द फॉर्मूला विल बी सेम, म्यू एम इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट। वी हैव टू फाइंड डी एपरेंट। The formula becomes D actual divided by 1.63, that is 12.5 divided by 1.63। आंसर बताइए। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है और सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। इट शुड बी 7.63 सेंटीमीटर, 7.63 सेंटीमीटर। मुझे यूनिट कैसे पता चल जाती है, देखो ध्यान से, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन डी एक्चुअल का यूनिट है, उसी यूनिट तो आगे आएगी 7.63। द आंसर विल बी 7.63 और 7.6 कर लो, है ना। जल्दी सॉल्व करने के लिए आप ये कर लो, ठीक है। एमसीक्यू की मास्टरी करनी है तो एक डेसिमल प्लेस तक ही पहले आपको आइडिया लग जाएगा क्या ऑप्शन होने वाला है। सब्जेक्टिव करने में टाइम लगता है, लेकिन आप जब वहां करोगे तो वहां आपको एक ही डेसिमल प्लेस में आपको पता चल जाएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत लंबा डिवीजन मत करना वहां पर। अच्छा, ये अभी से घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को कि आप क्या करें, जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, आप पूरा मत सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करो, और आप कम से कम 50-100 का अपना रखो सैंपल साइज, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं बोलता रहता हूँ वो सही में काम करता है कि नहीं करता है। आप देखना आपका टाइम आधा हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, आखिरी सेकंड तक सॉल्व करते हो, एकदम सेम टू सेम आंसर चाहिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब्जेक्टिव में हमें करना चाहिए, यहाँ सब्जेक्टिव तो चल नहीं रहा है। द बॉटम ऑफ कंटेनर इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, 4 सेंटीमीटर थिकनेस है, टी दिया गया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड, दो ऐसे लिक्विड जो घुल नहीं सकते, जैसे कि पानी और तेल, अप टू डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इनकी डेप्थ दी गई है लिक्विड की। व्हाट इज दिस, इसका देखो ये सारा खेल, ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ फिगर बनाने वाले के हाथ में, जितना अच्छा फिगर बना लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा अगर फिगर बना सकते हो। What is the shift of a scratch on the outer surface of the bottom of the glass when viewed through the container? Refractive indices of A, B are this and this respectively. ध्यान से देखना, इसका मजा है, जब फिगर बना लोगे तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी एक्वेरियम देखा है क्या?
एक्वेरियम में जो ग्लास लगता है वो मोटा होता है, थिकनेस होती है उसकी, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रैच दिखाता हूं, दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, ठीक बेटा, ध्यान देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और स्क्रैच कहां लगा है, यहां लगा है स्क्रैच, समझ में आ रहा है, आउटसाइड। तो यानी कि ग्लास से होके इसको तुम्हारी आंखों तक पहुंचने के लिए पहले इस ग्लास से निकलेगा, ग्लास के बाद ये लिक्विड नंबर 1, लिक्विड नंबर 2, उसके बाद तुम्हारी आंखों में आ जाएगा, समझ रहे हो, बेंडिंग 3 बार हो रही है। तो अब इसका डायग्राम बनाइए, ए पहले आएगा कि पहले बी आएगा, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ट्राई इट। जो टोटल शिफ्ट आएगी, ध्यान से देखना, पहली शिफ्ट इसकी वजह से आएगी, दूसरी शिफ्ट यहां वाले लिक्विड की वजह से आएगी, तीसरी शिफ्ट यहां वाले लिक्विड की तरफ से आएगी। तो अगर जिसको कुछ नहीं आता है ना, एकदम बेसिक पढ़ता है बच्चा वो, तो कहेगा सर शिफ्ट 1 है ना, प्लस शिफ्ट 2 प्लस शिफ्ट 3, और इसको मैं ऐसे लिख दूं x1 x2 और, तो मुझे टोटल मिल जाएगा, खत्म क्वेश्चन, शुरू होने से पहले ही मैंने आसान कर दिया। अब मैंने कहा कि मुझे डायग्राम भी नहीं आता है, ठीक है, वैसे डायग्राम बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ए बनाओ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, पहले क्या है 6 सेंटीमीटर, और फिर क्या बनाओगे 8 सेंटीमीटर, ठीक, ओके, ऐसे करके। अब यहां पर इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर कर दो, ठीक, ठीक है, वो ब्लू हो गया, येलो हो गया, और ये आपका ग्लास हो गया, ठीक। ना यू हैव द आइडिया, उससे फर्क पड़ेगा भी नहीं हमारे क्वेश्चन को। x1 कैसे निकालेंगे, x1 क्या ले लिया आपने, ग्लास ले लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाँ, म्यू ऑफ ग्लास प्लस, इसको d1 कर लो, है ना, इसको d2 कर लो, 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ म्यू ऑफ लिक्विड ए, है ना, और फिर प्लस d3 1 माइनस 1 अपॉन लिक्विड बी, क्वेश्चन खत्म। सबकी एक्चुअल डेप्थ इसमें, अच्छा ये मैंने इसीलिए पूछा भी था कि आई वांटेड टू नो कि किसी को ये गलती तो नहीं है, ये डी एक्चुअल होता है ना, तो वैल्यूज आर व्हाट, जल्दी बताओ, 4 1 माइनस 1 अपॉन ग्लास का कितना दिया गया है 1.5, इट इज 3/2, 3/2 कर लेना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आराम से फटाक से 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 6 1 माइनस 1 अपॉन 1.4, है ना, प्लस 8 1 माइनस 1 अपॉन 1. ठीक है, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, देखिए यहां से ये 0.5 आ रहा है, यहां से 0.4 आ रहा है, यहां से 0.3 आ रहा है ना, 0.5 अपॉन 1.5, ठीक, प्लस 6 इंटू 0.4 अपॉन 1.4 प्लस 8 इंटू 0.3 अपॉन 1. ठीक है, करिए, ठीक है। अब देखो कितना आएगा ये सॉल्व करके, इट विल बी 4.88, 4.88 सेंटीमीटर, ये होगा इसका नॉर्मल शिफ्ट। तो ये कहां दिखेगा, ये कहां, यहां पे कहीं दिखेगा, द इमेज विल बी हियर, द ऑब्जेक्ट विल बी, ठीक है, 4.88, ये 1/3 आ रहा है, यहां से क्या आ जाएगा 4 3 जा,
है ना 3.5। अरे 3.5 नहीं हुआ, नहीं हो जाएगा ये 3.5, ठीक। और फिर यहां क्या आ जाएगा, 0.3 है, ये भी कर लो, 3 4 जा, है ना 4.1 हो जाएगा। अरे 4.3 हो जाएगा, सॉरी ये 13 है ना, इट विल बी व्हाट 4 1 डेसिमल लगाओगे तो ये आ जाएगा 4.3। तो ये 8/4.3, ये 6 अपॉन कितना आया था 3.5, और 3.4 होता है 7/2। ठीक है, फटाफट करके खत्म करोगे, जब ऐड करोगे इट विल बी व्हाट ये 4.88। ठीक, चलिए यहां से आपका ये होमवर्क है, ठीक, यहां से आप करके आना और नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। समझ में आया ना? थैंक यू।